नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। जुलाई का महीना था। दिल्ली में मानसून अपनी चरम पर था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे पुरानी दिल्ली की गलियां पानी से लबालब थीं। हमारे कमरे की खिड़की के शीशे धुंधले हो चुके थे। मैं, पिद्दू सिंह, कोने में रखी अंगीठी पर चाय बना रहा था। अदरक और इलायची की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अमन अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। वह पिछले 2 दिनों से इसी मुद्रा में था। उसके लिए बोरियत किसी बीमारी से कम नहीं थी। अमन, मैंने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अमन ने आंखें नहीं खोली। पिद्दू, क्या तुम्हें लगता है कि बारिश इंसान के पाप धो देती है? पता नहीं, मैंने कहा, लेकिन सड़कों का कीचड़ जरूर बढ़ा देती है। अमन मुस्कुराया और सीधा होकर बैठ गया। उसने चाय का कप उठाया। सही कहा, अपराध भी कीचड़ की तरह ही होता है। जितना छुपाने की कोशिश करो, वह उतना ही फैलता जाता है। अमन की नज़र मेरी कलाई पर गई। वैसे पिद्दू, ये जो घड़ी तुमने पहनी है, ये तुम्हारी तो नहीं लग रही। मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? साधारण सा तर्क है, अमन ने कहा। तुम्हारी कलाई पतली है, लेकिन इस घड़ी का पट्टा काफी ढीला है और घिसा हुआ भी है। यानी यह किसी भारी कलाई वाले आदमी की थी। दूसरा, इस घड़ी पर 2 जगह खरोच हैं, एक कांच पर और एक चाबी के पास। यह अक्सर उन लोगों की घड़ी पर होता है जो बाएं हाथ से काम करते हैं और मेज पर हाथ रगड़ते हैं। तुम तो दाएं हाथ वाले हो। इसका मतलब ये घड़ी तुम्हें किसी ऐसे रिश्तेदार ने दी है जो हाल ही में रिटायर हुआ है। मैं हंस पड़ा। मान गए उत्साद, मेरे मामा जी ने दी है, पिछले हफ्ते रिटायर हुए थे। अमन ने चाय की चुस्की ली। देखा, हर बेजान चीज एक कहानी कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। तभी नीचे सड़क पर एक भारी इंजन की आवाज आई। एक महंगी विंटेज रोल्स रॉयस कार कीचड़ उछालते हुए हमारे दफ्तर के नीचे रुकी। अमन खिड़की के पास गया। पिद्दू, तैयार हो जाओ, हमारी बोरियत अब खत्म होने वाली है। नीचे देखो, वह आदमी, शायद वह मुसीबत में है। उसने शेरवानी पहनी है, लेकिन उसके चलन में दूल्हे जैसी अकड़ नहीं, बल्कि एक हारे हुए जुआरी जैसी हड़बड़ाहट है। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक 40 या 42 साल का आदमी खड़ा था। उसने सोने की कढ़ाई वाली क्रीम कलर की शेरवानी, सिर पर साफा और गले में मोतियों की माला पहन रखी थी। वह बहुत ही रईस लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था और बारिश की बूंदें उसकी शेरवानी पर टपक रही थी। वह बिना पूछे ही अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। मेरा नाम कुंवर विक्रमजीत सिंह है, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, और मैं चाहता हूं कि आप मेरा काम करें। पैसे की चिंता मत कीजिएगा। अमन अपनी जगह से नहीं हिला। पैसे बाद में कुंवर साहब, पहले ये बताइए कि आप अपनी शादी के मंडप से उठकर यहाँ क्यों आए हैं? आपके जूतों पर लगे ताजा गेंदे के फूल और चावल बता रहे हैं कि रस्में अधूरी ही रह गईं। विक्रमजीत ने मुट्ठी भींच ली। हाँ, मेरी बेइज्जती हुई है। मेरी दुल्हन सुमन, वो भाग गई, चोरी हो गई। मुझे वह वापस चाहिए। चोरी? अमन ने एक भौं उठाई। क्या वह कोई वस्तु थी?
वह एक अनाथ लड़की थी, विक्रमजीत ने कहा। मैंने उस पर एहसान किया था, उससे शादी करके उसे रानी बनाकर रखने वाला था, लेकिन वो धोखेबाज निकली। जयमाला के बाद वो कपड़े बदलने के लिए ग्रीन रूम में गई थी। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, लेकिन वो बाहर नहीं आई। हमने दरवाज़ा तोड़ा, कमरा खाली था, वो गायब थी। अमन ने बोला, क्या कमरे में कोई और रास्ता था? विक्रमजीत ने कहा, नहीं, वह कमरा दूसरी मंजिल पर है। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा बाहर से मेरे गार्ड्स ने घेर रखा था। हो सकता है कि वो हवा में गायब हो गई हो। अमन ने अपनी डायरी उठाई। कुंवर साहब, जब एक दुल्हन अपनी शादी से भागती है तो आमतौर पर 2 वजह होती हैं। या तो वे किसी से बहुत प्रेम करती है, या तो वे किसी से बहुत ज़्यादा डरती है। सुमन किस श्रेणी में आती है? बकवास, विक्रमजीत ने कहा। उसका कोई प्रेमी नहीं था, वह तो आश्रम में पली बढ़ी थी। जरूर किसी ने उसे किडनैप किया है, फिरौती के लिए। आप उसे ढूंढिए। अमन ने अपना कोट पहना। ठीक है, चलिए, मुझे उस जादुई कमरे को देखना है जहां से एक दुल्हन गायब हो गई। हम विक्रमजीत के साथ रॉयल प्लाजा होटल पहुंचे। वहां सन्नाटा था, मेहमान जा चुके थे। डेकोरेशन अब किसी मातम जैसा लग रहा था। हम उस ग्रीन रूम में गए। यह एक बड़ा आलीशान कमरा था। बड़े बड़े आईने लगे थे। अमन ने कमरे का मुआयना शुरू किया। फर्श के बीचों बीच एक भारी लाल लहंगा पड़ा था। वह इतनी बुरी तरह फेंका गया था जैसे पहनने वाले को उससे नफरत हो। अमन ने लहंगे को उठाया। उसका वजन कुछ नहीं तो कम से कम 10 किलो था। पिद्दू, अमन ने कहा। उसने यह लहंगा उतार दिया। इसका मतलब वह भागने की जल्दी में थी। इतना भारी कपड़ा पहनकर भागा नहीं जा सकता। ड्रेसिंग टेबल पर करोड़ों के हीरे और सोने के सेट रखे थे। चोरी का मकसद भी नहीं है, अमन ने कहा। अगर उसे पैसे चाहिए होते या वह किसी प्रेमी के साथ भाग रही होती तो गहने जरूर ले जाती, लेकिन उसने सब कुछ यहीं छोड़ दिया। वह नंगे पैर और साधारण कपड़ों में भागी है। अमन ने लहंगे के अंदरूनी हिस्से को बहुत गौर से देखा। आहा, अमन ने अपनी जेब से लेंस निकाला। लहंगे की कॉलर के पास अंदर की तरफ खून का एक छोटा सा धब्बा था। कुंवर साहब, अमन ने कड़क आवाज में पूछा, क्या ग्रीन रूम में जाने से पहले सुमन को कोई चोट लगी थी? विक्रमजीत थोड़ा सा हड़बड़ाया। न, नहीं तो शायद पिन चुभ गई हो। पिन से इतना खून नहीं निकलता कि वह मोटे कपड़े को सोख ले, अमन ने कहा। यह चोट सिर या नाक की है। अमन ने दीवारों को देखा। खिड़की बंद थी और बाहर 20 फुट नीचे कंक्रीट का फर्श था। कूदना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। तभी अमन की नज़र छत के कोने में लगे एसी डक्ट पर गई। उसकी जाली के पेंच थोड़े ढीले थे। अमन ने टेबल पर चढ़कर जाली हटाई। अंदर एक सकरा रास्ता था। पिद्दू, टॉर्च देना। अमन ने मुझसे टॉर्च लेकर अंदर देखा। डक्ट की धूल पर घिसटने के निशान थे और एक जगह कपड़े का एक छोटा टुकड़ा फंसा था, सुमन के समीज का टुकड़ा। अमन नीचे कूदा। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा गंभीर था। कुंवर साहब, आपकी दुल्हन किडनैप नहीं हुई। वह अपनी जान बचाने के लिए इस सकरी, गंदी और खतरनाक सुरंग में रेंग कर भागी है। एक लड़की अपनी शादी के दिन ऐसा तभी करती है जब उसे लगता है कि कमरे के अंदर वाला इंसान बाहर वाले अंधेरे से ज्यादा खतरनाक है। विक्रमजीत गुस्से में वहां से चला गया। अमन ने मुझे रोका। पिंटू, अब हमें असली जांच करनी है।
विक्रमजीत झूठ बोल रहा है। हमें सुमन के अतीत को खंगालना होगा। कुछ देर बाद हम आशा अनाथालय गए, जहां सुमन पली बढ़ी थी। वहां की वार्डन एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने हमें बताया कि सुमन शादी नहीं करना चाहती थी साहब। वह बहुत डरी हुई थी। कुंवर साहब ने हमारे आश्रम को बहुत बड़ा डोनेशन दिया था, इसलिए हम पर दबाव था। लेकिन शादी से 2 दिन पहले सुमन ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा था। क्या? अमन ने पूछा। उसने पूछा था कि क्या कुंवर साहब की पहली 2 बीवियों की मौत सच में एक एक्सीडेंट थी। अमन और मैं एक दूसरे को देखने लगे। पहली 2 बीवियां? जी, वार्डन ने बताया। कुंवर साहब की पहली पत्नी 5 साल पहले सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी और दूसरी पत्नी 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में। दोनों बार कुंवर साहब को क्लेम का बहुत पैसा मिला था। अमन ने तुरंत पिद्दू से कहा, पिद्दू, पुलिस आर्काइव जाओ। मुझे उन दोनों मौतों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। मुझे शक है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। शाम हो चुकी थी। पिद्दू रिपोर्ट लेकर आया। अमन, तुम सही थे। दोनों पत्नियों के सिर पर भारी चीज से चोटों के निशान थे। पुलिस ने इसे गिरने की चोट मान ली थी और आज सुमन के लहंगे पर भी खून था। अमन ने कड़ियां जोड़ी। ग्रीन रूम में विक्रम जीत गया था। उसने सुमन को धमकाया होगा या हो सकता है मारा भी हो। सुमन को समझ आ गया कि वह अगली शिकार हो सकती है और इसीलिए वो भाग गई। लेकिन वो है कहाँ? मैंने पूछा। अमन ने नक्शा देखा। एसी डक्ट होटल के पीछे वाले हिस्से में खुलता था। वहां से सबसे नजदीक क्या है? "आ, पुराना रेलवे स्टेशन", मैंने कहा। सुमन के पास पैसे नहीं हैं। वह शहर से बाहर भागने के लिए वहीं जाएगी। हमने विक्रमजीत को फोन किया। कुंवर साहब, सुमन मिल गई है। ओल्ड रेलवे स्टेशन की यार्ड में छुपी है। अमन ने जानबूझकर उसे बताया क्योंकि हम एक जाल बिछा रहे थे। रात का अंधेरा, पुराना रेलवे यार्ड, मालगाड़ी के डिब्बे खड़े थे। विक्रमजीत अपनी कार से आया। वह अकेला था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वह चिल्लाया, सुमन, बाहर निकलो, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। वह एक डिब्बे की तरफ बढ़ा जहां उसे परछाई दिखी। मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसने बंदूक तान दी। तभी अमन अंधेरे से बाहर आया। किसे मारने आए हैं कुंवर साहब? अपनी तीसरी पत्नी को, जैसे आपने पहली 2 को मारा है। विक्रमजीत थोड़ा सा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं, अमन ने कहा। हमने ही आपको यहाँ बुलाया है। सुमन यहाँ नहीं है, वो पुलिस प्रोटेक्शन में है। लेकिन आपकी यह हरकत, हाथ में बंदूक और मुंह पर यह कातिलाना बात, यह सब मेरे इस पेन में रिकॉर्ड हो गया है। पेन स्पाई कैमरा वाला था। विक्रमजीत ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पिद्दू ने पीछे से एक ईंट मार दी। बंदूक गिर गई। पुलिस सायरन गूंज उठा। इंस्पेक्टर राठी, जो पहले से ही वहां छिपे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। विक्रमजीत चिल्लाया, यह सब झूठ है, वो लड़की पागल है। अमन ने उसके पास जाकर कहा, पागल वो नहीं थी कुंवर साहब। पागलपन तो यह था कि आपने सोचा कि आप भगवान हैं जो किसी की भी जान ले सकते हैं। सुमन ने ग्रीन रूम में आपकी वो काली डायरी पढ़ ली थी जो आपने कोट की जेब में रखी है, जिसमें आपने अपनी पिछली हत्याओं का हिसाब लिखा था, और वही उसका सुराग है। बारिश अब रुक चुकी थी। सुमन सुरक्षित थी और आजाद भी। हम वापस अपने दफ्तर में थे। चाय ठंडी हो चुकी थी। अमन,
मैंने पूछा। अगर सुमन ने वह डायरी नहीं पढ़ी होती तो? अमन ने खिड़की से धुले हुए शहर को देखा। तो शायद आज रात हम एक और एक्सीडेंट की खबर पढ़ रहे होते पिद्दू। कभी कभी एक डरपोक इंसान की हिम्मत सबसे बड़े राक्षस को हरा देती है। सुमन भागी नहीं थी, उसने छलांग लगाई थी जिंदगी की तरफ। अमन ने अपना वायलिन उठाया और एक उदास लेकिन सुकून वाली धुन बजाने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।